औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ऑल स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। तो आज हम इस वीडियो लेक्चर नंबर 1 में आज कुछ जो है जॉब्स के हवाले से हम जो है ना उसमें रिकॉर्डिंग करेंगे। तो जॉब्स जो भी आपकी होंगी HST, SST, JEST या PST के लिए, सब जॉब्स के लिए ये टॉपिक सेट जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो उसमें आपको पता है कि आने वाली टेस्ट SPSC है, IB है, NTS ऐसे टेस्ट लेते हैं। तो सबसे पहले हम जो है ना आज इंटर फर्स्ट ईयर और 9th मैट्रिक के अलावा कुछ और एक जनरल टॉपिक ले रहे हैं जो कि सेट है। आपको ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसको थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा और वीडियो को आखिर तक देखें। और प्लीज़ इसमें हम लेक्चर वाइज मतलब वीडियोस को जो है ना अपलोड करते जाएंगे। आज हमारा लेक्चर नंबर 1 है। तो आपने क्या करना है कि प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए ताकि आपको दूसरी भी वीडियोज़ ऐसी मिलती जाएं। तो हम यहाँ पे आज सेट को स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे सेट को थोड़ा डिफ़ाइन करूँगा और उसकी डेफिनेशंस को थोड़ा सा यहाँ पे इसमें लेक्चर नंबर 1 में डिफ़ाइन करेंगे। तो सबसे पहले सेट की डेफिनेशन को यहाँ पे नहीं, हम सिर्फ सेट को समझने की कोशिश करें कि सेट होता क्या है। तो कुछ कंडीशंस होती हैं कि सेट के लिए सबसे पहले आप याद कर लें कि सेट जो हमारा होता है वो आपके मिडिल ब्रैकेट में लिखा हुआ होता है। ठीक है, सबसे पहली कंडीशन। और उसके बाद आप ये याद कर लें कि सेट के जो एलिमेंट्स होते हैं उनके बीच में कामा यूज़ किया होता है। सेकंड कंडीशन में याद कर लें कि कामा यूज़ किया हुआ हो। ठीक है, और कामा किस लिए होता है? तो सेपरेट एलिमेंट्स, ये याद कर लें कि एलिमेंट्स को जो है वो कामा के साथ अलग करते हैं। ठीक है, और उसके बाद फिर थर्ड में याद कर लें कंडीशन के आपके पास सेट के जो एलिमेंट्स होते हैं, चलें पहले हम सेट का नाम ले लेते हैं कि नेम ऑफ सेट। ये सबसे पहले आप याद कर लें कि ये बड़ी ABC में होना चाहिए, ABC। ठीक है, और उसके बाद फिर अगली प्रॉपर्टी जो है उसके बाद फिर आप याद कर लें कि इसके जो एलिमेंट्स होते हैं वो एलिमेंट्स जो भी हों, चाहे मेंबर्स हों, जो भी हों, वो सारे के सारे आप याद कर लें कि स्मॉल अल्फ़ाबेट में लिखे जाते हैं। और उसके बाद इसकी जो लास्ट प्रॉपर्टी है इसमें याद कर लें कि रिपीटेशन इसमें सेट में नहीं होनी चाहिए। ये आप याद कर लें, क्योंकि हम थोड़ा सा इसको डिफ़ाइन ज़्यादा नहीं कर रहे, इसमें ओवरव्यू ले रहे हैं। उसके बाद फिर हम इसके टाइप्स पे आएंगे। तो रिपीटेशन इसमें नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और उसके बाद इसमें 6 प्रॉपर्टी जो है वो आप याद कर लें कि इसमें कह रहे हैं कि आपके पास ऑर्डर जो है वो लाजमी नहीं है। ठीक है, ऑर्डर ऑफ सेट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। ये आप याद कर लें कि सेट का जो ऑर्डर होता है वो इम्पॉर्टेंट नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि अगर आगे पीछे भी लिखा हुआ हो तो खैर है, इसमें आप ये याद कर लें कि सेट हो सकता है। सबसे पहले इस प्रॉपर्टीज़ को जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है तो इसके एग्जांपल्स में लिख लेता हूँ कि मिडिल ब्रैकेट में सेट होना चाहिए। सबसे पहली तो 1 2 3। इसमें देखें कि ये सेट जो है वो सब इसमें जो है ना प्रॉपर्टीज़ इसमें यूज़ की हुई है कि सेट का नाम बड़ी ABC में हो और एलिमेंट्स के बीच में कॉमा हो, और ये आप याद कर लें कि ये सेट होगा। ठीक है, अगर ये मिसाल के तौर पे D सेट में लिखता हूँ यहाँ पे, और अगर ऐसे लिखा हुआ है तो आप ये याद कर लें कि ये आपका सेट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसमें आपके पास ये मिडिल ब्रैकेट नहीं है, इसमें लार्ज ब्रैकेट है, तो ये भी सेट आपके पास नहीं होगा। इसी के साथ अगर मैं यहाँ पे इसको लिखने की कोशिश कर रहा हूँ कि E जो है हमारा सेट, मिसाल के तौर पे ABC, तो ये भी याद कर लें कि ये आपका सेट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें सेट को जो मतलब मैंने कहा था कि नेम ऑफ अ सेट वो शुड भी क्या होना चाहिए कि बड़ी ABC में लिखा हो, लेकिन यहाँ पे छोटी ABC में लिखा हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि ये सेट नहीं है। ठीक है, इसी के साथ अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ मिसाल के तौर पे, यहाँ A सेट मैंने लिख दिया है और यहाँ पे मैं अंदर B C और D मिसाल के तौर पे ये लिख लेता हूँ, तो भी ये याद कर लें ये सेट नहीं है, क्योंकि इसके एलिमेंट्स याद कर लें कि बड़े ABC में ना लिखे हुए हों। ठीक है, और इसी के साथ में अगर H सेट लिखता हूँ तो इसमें 1 2 3 4 फिर से 1 आ गया, इसका मतलब ये हुआ कि ये भी आपका सेट नहीं है। याद कर लें ये सारी प्रॉपर्टीज़ इसको फॉलो करें तो भी फिर आपका ये जाकर सेट होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे सेट्स के जो ना टाइप्स उसको डिफ़ाइन कर लेते हैं कि सबसे पहले इसमें हम डेफिनेशंस में आते हैं कि हमारे पास क्या होता है, नल सेट होता है।
इसका नाम एक नल तो है, और उसके बाद फिर वाइड सेट भी इसको कह सकते हैं, और इसको एम्प्टी सेट भी कह सकते हैं। तो एम्प्टी सेट, नल सेट, वाइड सेट क्या होता है, मैं इसके सिर्फ एग्जांपल्स के ज़रिए आपको बताऊंगा कि ऐसा सेट जिसको आप क्या करें कि कोई भी एलिमेंट जिसके अंदर ना मौजूद हो तो उसको हम एम्प्टी सेट कहते हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैं ए सेट लिखता हूँ और ये खाली ब्रैकेट दे देता हूँ, जिसका मतलब ये होता है कि ये खाली सेट है। अगर मिसाल के तौर पे b इज़ इक्वल टू मैं यहाँ पे ये निशानी दे दूँ, तब ये याद कर लें खाली सेट की निशानी है, ठीक है। इसको हम फाई कहते हैं, याद कर लें कि ये निशानी फाई की है और ये खाली सेट होगा। अगर मैं यहाँ इसको ऐसे अगर लिख लूँ मिसाल के तौर पे 0, तो आप ये याद कर लें कि सेट के अंदर जो भी एलिमेंट्स, जो भी चीज़ मौजूद हो वो एलिमेंट है। इसका मतलब कि 0 भी एलिमेंट है, इसका मतलब ये खाली सेट नहीं होगा, ठीक है। तो अगर इसको ऐसे भी लिख लूँ कि इसमें अंदर ये निशानी है, तब भी ये याद कर लें कि खाली सेट नहीं होगा। इसी के साथ दूसरी नल सेट के बाद फिर सिंगलटन सेट है, ठीक है, और यहाँ इसको आप यूनिट सेट भी कह सकते हैं, इसका नाम है। तो ऐसा सेट जिसमें एक एलिमेंट हो, ठीक है, जिसका मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, ये खाली सेट की निशानी अंदर है, इसका मतलब कि ये क्या है, यूनिट सेट है, ये यूनिट सिंगलटन जिसके अंदर एक एलिमेंट हो। अगर मैं बी लिख लेता हूँ, अब यहाँ पे ये 0, ये आपके पास क्या है, सिंगलटन सेट है, ठीक है। इसी के साथ फिर हम यहाँ पे सिंगलटन के बाद हम चल रहे हैं यहाँ पे सबसे पहले थर्ड में फाइनाइट सेट होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे फाइनाइट को थोड़ा सा डिफाइन कर लेता हूँ कि फाइनाइट सेट क्या होता है। फाइनाइट का मतलब होता है कि जिसको आप काउंट कर सकें, मतलब यहाँ लिख सकते हैं कि काउंटेबल सेट, ऐसा सेट जिसको आप काउंट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि ए अगर है आपके पास 1 2 3, ठीक है, लास्ट में जाकर 100 तक ख़त्म हो रहा है, इसका मतलब ये फाइनाइट सेट हो गया। ये आप याद कर लें कि जिसकी लिमिट आपको पता हो तो वो आपके पास क्या है, फाइनाइट सेट है। मिसाल के तौर पे यहाँ बी सेट में लिखता हूँ, बी सेट जो है वो है ए बी सी अप टू सो ऑन। तो ये याद कर लें कि इसकी लिमिट तो नहीं गिवन, लेकिन ये अंडरस्टूड है कि लास्ट में आपके पास ये जो ए बी सी जाके कहाँ ख़त्म होगी, जेड के ऊपर ख़त्म हो जाएगी, इसका मतलब कि ये फाइनाइट सेट है, ठीक है। और मिसाल दूसरे भी दे सकते हैं, लेकिन फिर से इसको अगले को डिफ़ाइन कर लेते हैं कि फाइनाइट के बाद है इनफाइनाइट सेट। तो इनफाइनाइट सेट आपके पास क्या होता है कि ऐसा सेट जिसको आप क्या करें कि काउंट ना कर सकें, ठीक है। ये अनकाउंटेबल होता है, इसको आप काउंट नहीं कर सकते, अनकाउंटेबल सेट। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे एग्जांपल में लिख लेता हूँ कि सेट ऑफ स्टार्स, ठीक है, सेट ऑफ स्टार्स, इसको आप काउंट नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पे मैं ए सेट लिख देता हूँ, अब इसके अप टू सो ऑन, इसका मतलब यहाँ कि आपके पास यहाँ लिमिट कोई भी नहीं मिली हुई, तो आप इसको अनकाउंटेबल मतलब कि इनफाइनाइट सेट कहेंगे। तो ऐसे सेट जिसको आप क्या करें कि आप गिन ना सकें, वो आपके पास इनफाइनाइट सेट है। इसी के साथ फिर अगला सेट यहाँ पे ये 4, और उसके बाद इसमें ये याद कर लें कि मैं क्लास 10 तक जो है ना इसमें सेट को कवर कर रहा हूँ लेक्चर नंबर 1 में, और डेफिनेशन से हमारे पास सिंपल, उसके बाद फिर हम अगले वीडियो लेक्चर में जो है ना कुछ अलग हम पढ़ेंगे। तो इनफाइनाइट सेट के बाद फिर आप यहाँ पे इसको फाइनाइट, इनफाइनाइट, और उसके बाद फिर आप क्या करेंगे कि हमारे पास क्या है कि सबसेट है, ठीक है। इसको हम सबसेट को डिफ़ाइन कर लेते हैं कि सबसेट क्या होता है। अच्छा, थोड़ा ये टॉपिक थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। सबसेट की सबसे पहले ये निशानी आप याद कर लें कि निशानी आपके पास क्या है, सी, और उसके नीचे लाइन हो तो ये सबसेट की निशानी है। और सबसेट क्या होता है याद कर लें कि अगर ए और बी हमारे पास सेट मौजूद हैं, मिसाल के तौर पे 1 2 3 ए सेट हैं, और बी आपके पास क्या है, 2 3 है, तो जिस भी सेट के सारे एलिमेंट किसी और सेट के अंदर मौजूद होंगे तो उसको हम क्या कहेंगे, सबसेट कहेंगे। इसका मतलब कि देखें कि ए के सारे एलिमेंट बी में तो नहीं है, लेकिन बी के सारे एलिमेंट ए में मौजूद हैं, इसका मतलब ये हुआ कि बी जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इसको हम निशानी में कैसे लिखेंगे, बी सबसेट है किसका, ए का। सही है, ये आप याद कर लें कि किसी भी सेट के सारे एलिमेंट्स किसी और सेट में मौजूद हों तो उसको हम उसका सबसेट कहते हैं, ठीक है। और सबसेट में याद कर लें कि हर सेट अपने आप का क्या होता है कि सबसेट होता है। मिसाल के तौर पे मैं ए सेट लिख देता हूँ 1 2 3, तो याद कर लें कि ये खुद अपने आप का भी सबसेट होगा। अगर दूसरा मैं सेट लिख देता हूँ, देखें 1 2 3,
तो ये इसके सारे एलिमेंट इसमें है, इसके सारे एलिमेंट इसमें है। इसका मतलब ये हुआ कि ए क्या है, सबसेट है बी का, और बी भी सबसेट है किसका, ए का। ये याद कर लें। और दूसरी भी बात याद कर लें कि खाली सेट जो होता है वो सबसेट होता है ऑल सेट्स का। जो भी सेट होगा उसके खाली सेट क्या होगा, वो सब का सबसेट होगा। ये आप याद कर लें, ठीक है। और इसी के साथ फिर हम क्या आएंगे, यहाँ पे हमारे पास सबसेट के बाद हमारे पास इसके टाइप्स हैं सबसेट के। तो सबसेट के टाइप्स में सबसे पहले हमारे पास क्या है कि प्रॉपर सबसेट है। प्रॉपर सबसेट को डिफाइन कर लेते हैं कि प्रॉपर सबसेट क्या है। प्रॉपर सबसेट का मतलब होता है कि अच्छा, सबसे पहले इसकी निशानी प्रॉपर सबसेट की खाली सी है, याद कर लें। और सबसेट जैसे सी के नीचे एक निशानी है, बिल्कुल। प्रॉपर सबसेट वो होता है कि ए और बी में से कोई भी एक सबसेट हो और वो दोनों आपस में बराबर ना हो। ए इज़ नॉट इक्वल टू बी, याद कर लें, ठीक है। अगर ए सबसेट है बी का, या याद कर ले बी सबसेट है ए का, लेकिन ए और बी बराबर ना हो तो फिर इसको प्रॉपर सबसेट कहेंगे। ये आप याद कर लें। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1 2 3, और बी में इसके एलिमेंट्स थोड़े कम कर देता हूँ, ठीक है। मिसाल 2 लिख दिया। अब देखें कि इन दोनों में से कोई एक सबसेट है, लेकिन ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये प्रॉपर सबसेट कहलाएंगे, ठीक है। बी प्रॉपर सबसेट है ए का, ये याद कर लें कि ये दोनों बराबर ना हो सेट। अच्छा, उसके बाद फिर इम्प्रॉपर सबसेट। तो इम्प्रॉपर सबसेट में ये याद कर लें कि इम्प्रॉपर में सबसेट तो होते हैं, लेकिन ये ए और बी आपस में बराबर भी होते हैं, और इम्प्रॉपर की कोई भी निशानी नहीं होती है, याद कर लें। इम्प्रॉपर की कोई भी निशानी नहीं है। तो मिसाल के तौर पे अगर मैं यहाँ पे इसके एग्जांपल लिख देता हूँ, ए सेट है, उसमें है 1 2, और बी हमारे पास सेट है, वो भी आपके पास 1 2। अब देखें कि ये दोनों सेट आपस में क्या है, सबसेट हैं। तो सबसेट हैं, बराबर भी हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास ये क्या है, इम्प्रॉपर सबसेट हैं। ये याद कर लें आप, ठीक है। तो उसके बाद फिर हम अगले टॉपिक, मतलब इसमें सबसेट इम्प्रॉपर सबसेट हो गया, उसके बाद देखें। अच्छा, फिर उसके बाद फिर हम यहाँ पे पढ़ते हैं कि टाइप्स ऑफ सबसेट पढ़ लिया, उसके बाद फिर ये सुपर सेट पढ़ लेते हैं कि सुपर सेट क्या होता है। सुपर सेट की निशानी सबसे पहले क्या है कि सबसेट की निशानी जो है वो है, उसका उलट कर दें तो ये सुपर सेट है। अच्छा, ये याद कर लें कि जब ए और बी में से कोई भी एक सबसेट होगा तो उसमें से दूसरा जो होगा वो सुपर सेट हो जाएगा, ये याद कर लें। ए अगर सेट है, मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैंने लिख दिया है 1 2 3, और बी में यहाँ पे सेट लिख देता हूँ, वो है आपके पास 1 और 2। तो देखें कि बी क्या है आपका, यहाँ पे लिख देंगे कि बी सबसेट है ए का। अगर इन दोनों में से कोई भी एक सबसेट होगा तो दूसरा क्या हो जाएगा, सुपर सेट हो जाएगा। तो ए अब क्या हो जाएगा, ये सुपर सेट, तो हम यहाँ पे लिखेंगे ए जो है वो सुपर सेट है किसका, बी का। ये आप याद कर लें, ठीक है। सबसे पहली कंडीशन ये है कि ये सबसेट होने चाहिए। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ दूसरा एग्जांपल लिख देता हूँ, ए सेट है, उसमें ए बी सी है, और बी में यहाँ पे सेट लिख देता हूँ, उसमें है सी डी ई। अब देखें कि इनमें से अगर कोई पूछे कि सब सुपर सेट कौन सा है, तो ये याद कर लें कि इनमें से सुपर सेट कोई भी नहीं है, क्योंकि कंडीशन ये है कि दोनों में से कोई ना कोई एक सबसेट हो, तो फिर ये सुपर सेट कहलाएगा। इसका मतलब कि ना तो ये सुपर सेट है, ना ही ये सुपर सेट है। ये आप याद कर लेना, ठीक है। सुपर सेट के बाद फिर हम यहाँ पे पढ़ते हैं कि इक्वल सेट क्या है। इक्वल सेट की निशानी आपको पता है कि इक्वल सेट की निशानी ये है, याद कर लें। इक्वल सेट क्या होते हैं कि जब एलिमेंट्स, याद कर लें, एक जैसे हों। एलिमेंट्स क्या हों, एक जैसे एलिमेंट्स हों, तो फिर इसको हम क्या कहते हैं कि ये इक्वल सेट होगा। मिसाल के तौर पे ए सेट है आपके पास, उसमें है ए बी सी, और बी सेट है आपके पास, उसमें भी हैं ए बी और सी। इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों सेट इक्वल सेट हैं। मैं यहाँ पे लिखूँगा ए इज़ इक्वल टू बी या बी इज़ इक्वल टू ए। उसके बाद फिर इक्विवेलेंट सेट क्या है, इक्विवेलेंट सेट को थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो इक्विवेलेंट सेट का मतलब, सबसे पहले इसकी निशानी क्या है, इक्विवेलेंट की इस तरह की निशानी होती है। अच्छा, इक्विवेलेंट निशानी का मतलब होता है कि नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स एक जितने हों। मिसाल एन ऑफ ए का मतलब होता है कि नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन ए सेट, और एन ऑफ बी का मतलब होता है कि नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन बी सेट। ये जब इनकी तादाद बराबर होगी तो फिर हम इनको क्या कहेंगे कि ये आपके पास क्या है, इक्विवेलेंट हैं। इसमें मिसाल के तौर पे मैं लिख देता हूँ
ए बी सी डी। इसका मतलब ये हुआ कि सब में क्या है कि 4 एलिमेंट हैं। तो ये हम कहेंगे कि ये ए और बी आपस में क्या है, इक्विवेलेंट है। ए इक्विवेलेंट है बी का या बी इक्विवेलेंट है ए का। याद कर लें कि हर इक्वल सेट वो इक्विवेलेंट भी होता है। मिसाल ये सेट है ए और बी, तो ये इक्वल सेट भी हैं और इसी के साथ ये इक्विवेलेंट भी हैं। लेकिन इक्विवेलेंट लाजमी नहीं है कि वो इक्वल होना चाहिए, ठीक है। ये आप कंडीशन याद कर लें। इक्विवेलेंट के बाद हमारे पास क्या है, अच्छा हमने यहाँ पे सबसे पहले थोड़ा सा इसको यूनिवर्सल को भी पढ़ लेते हैं कि यूनिवर्सल सेट क्या होता है, क्योंकि हमारा जो आज का टॉपिक है वो सिर्फ डेफिनेशंस के ऊपर है। हम डेफिनेशंस को समझेंगे। यूनिवर्सल सेट का मतलब ये होता है कि मिसाल ये यूनिवर्सल की निशानी होती है, ठीक है। तो यूनिवर्सल क्या होता है, सुपर सेट ऑफ ऑल सेट्स। सुपर सेट ऑफ ऑल सेट्स। याद कर लें कि यूनिवर्सल हमेशा क्या होता है, हर सेट से बड़ा होता है। ये याद कर लें, सबका सुपर सेट होता है यूनिवर्सल, सबसे बड़ा सेट। मिसाल के तौर पे मैं यूनिवर्सल सेट को अगर लिखना चाहता हूँ तो यूनिवर्सल के अंदर क्या क्या होते हैं याद कर लें। ये नेचुरल नंबर भी इसी के अंदर होते हैं, होल नंबर भी इसी के अंदर होते हैं, इंटीजर, ऑड, इवन, कोई भी सेट आप ये याद कर लें कि ये सारे के सारे एलिमेंट्स यूनिवर्सल के क्या होंगे, सबसेट होंगे। याद कर लें, ठीक है। ये यूनिवर्सल सेट का मतलब होता है कि सबसे बड़ा सेट। अच्छा, उसके बाद फिर हम इसको सब यूनिवर्सल के बाद हम डिसजॉइंट सेट को पढ़ते हैं कि डिसजॉइंट सेट क्या है। डिसजॉइंट सेट का मतलब क्या होता है कि अगर यहाँ पे मैं कंडीशन लिख दूँ कि अगर ए इंटरसेक्शन बी करें तो जवाब क्या मिले, खाली सेट मिले। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब होता है कि जब दोनों में कोई भी एलिमेंट एक जैसा ना हो तो खाली सेट मिले, तो डिसजॉइंट कहते हैं। या आप ये कह लें कि अगर ए और बी में सारे के सारे एलिमेंट्स मुख्तलिफ हों तो उसको डिसजॉइंट कहते हैं। मिसाल मैंने यहाँ पे ए में 1 2 लिख दिया और बी में मैंने यहाँ पे लिख दिया है ए बी, ठीक है। तो आप ये याद कर लें कि ए और बी आपस में क्या हो जाएंगे, डिसजॉइंट सेट हो जाएंगे। अच्छा, डिसजॉइंट के बाद फिर हमारा अगला टॉपिक जो है इसमें है ओवरलैपिंग सेट। तो ओवरलैपिंग सेट किसको कहते हैं, ओवरलैपिंग सेट का मतलब ये होता है कि इसमें दो कंडीशंस हैं। ये आप दोनों कंडीशंस को याद कर लें कि कम से कम एक एलिमेंट, एटलीस्ट वन एलिमेंट क्या हो, याद कर लें, एटलीस्ट वन एलिमेंट क्या हो, कॉमन हो, याद कर लें, ठीक है। एक जैसा, एक कम से कम एक एलिमेंट जो है ना दोनों सेट में बराबर एक जैसा हो, ठीक है। और दूसरी कंडीशन में ये है कि फिर वो दोनों ना तो ए सबसेट हो बी का और ना ही बी सबसेट हो ए का, ये याद कर लें। तो फिर ये ओवरलैपिंग कहलाएगा। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ए सेट है, उसमें मैंने यहाँ लिख दिया है 1 2 3 4 5, ठीक है। और बी सेट है आपका, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 4 और 5 और यहाँ पे 6 लिख देता हूँ। अब देखें कि फर्स्ट कंडीशन में था कि कुछ एलिमेंट, एटलीस्ट वन एलिमेंट या कुछ एलिमेंट, एक से ज़्यादा भी एलिमेंट एक जैसे हो सकते हैं, वो एक जैसे हों। जैसे कि 4 और 5 इसमें भी है, 4 और 5 इसमें भी है। और देखेंगे कि ना तो इसके सारे एलिमेंट इसमें है, ना तो इसके सारे एलिमेंट इसमें है, ना ही ये इसका सबसेट है और ना ही ये इसका सबसेट है। इसका मतलब ये हुआ कि ये क्या हो जाएंगे, ये ओवरलैपिंग सेट हो जाएंगे, ठीक है। मैं मिसाल दूसरा लिखने की कोशिश कर रहा हूँ कि ए सेट जो है वो अगर यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ए बी सी डी, ठीक है। और बी में यहाँ पे लिख देता हूँ सी डी, ठीक है। अब देखें कि इसमें कुछ एलिमेंट एक जैसे हैं लेकिन फिर इनमें से कोई एक जो है ना वो सबसेट है। ये जैसे बी सबसेट है ए का, तो यहाँ पे अगर लिख देंगे कि बी सबसेट हो गया है ए का, इसका मतलब ये हुआ कि ये ओवरलैपिंग सेट नहीं है, ठीक है। ये आप याद कर लें, ओवरलैपिंग सेट हो गया। इसी के साथ फिर हमारे पास एक पावर सेट है, उसको पहले पढ़ लेते हैं कि पावर सेट क्या होता है। तो पावर सेट जो है वो मैट्रिक क्लास का है। आप याद कर लें कि मैट्रिक क्लास ही हमने डिसजॉइंट ओवरलैपिंग पढ़े हैं जो भी। तो पावर सेट को हम जो है ना पी ऑफ ए से ज़ाहिर करते हैं और ये होते क्या हैं, याद कर लें कि पी ऑफ ए का मतलब होता है कि ऑल सबसेट्स, याद कर लें कि जितने भी सबसेट्स ऑफ अ सेट, ऑल सबसेट्स ऑफ अ सेट, सेट के जितने भी सबसेट बनेंगे उसको हम क्या कहेंगे, पावर सेट कहेंगे। ये आप याद कर लें। मिसाल के तौर पे मैं ए सेट लिख देता हूँ। अच्छा, इसका फार्मूला याद कर लें कि 2 पावर n होता है सबसेट फाइंड करने के लिए, ठीक है। 2 पावर n, पी ऑफ ए इज़ इक्वल टू 2 पावर n। मिसाल के तौर पे अगर कह रहा है कि अब ए आपके पास सेट है
उसमें है 1 2 3 4। तो अगर आपको फाइंड करना है कि इसके सबसेट कितने बनेंगे, पॉसिबल सबसेट, तो वो आप याद कर लें, इस फार्मूले के ज़रिए फाइंड कर सकते हैं। कैसे फाइंड करेंगे? 2 के ऊपर पावर 4, एन का मतलब जितने भी एलिमेंट होंगे 2 के ऊपर पावर 4 होगा। तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 कितने हो जाएंगे? 16 हो जाएंगे। और ये याद कर लें कि इसके सब जो सबसेट हैं वो कितने बनेंगे? वो 16 बनेंगे। और किस तरह से बनते हैं याद कर लें। सबसे पहले एक खाली सेट होता है और फिर सबको अलग अलग कर देते हैं, ठीक है, ऐसे ऐसे बनते जाते हैं। तो सारे के सारे कितने? 16 बनेंगे। इसको हम कहते हैं पावर सेट होता है ये। और याद कर लें कि पावर सेट में जितने भी सबसेट बनेंगे उसमें से सिर्फ एक इम्प्रॉपर होगा, क्योंकि इसके बराबर ही होगा, और बाकी जितने भी होंगे वो प्रॉपर सबसेट होंगे। तो पावर सेट का कॉन्सेप्ट यही है, आप ये याद कर लें। 2 पावर n पावर सेट फाइंड करने का फार्मूला है, ठीक है। इसी के साथ फिर हमारा जो अगला है वो टॉपिक जो है वो कौन सा है कि इन मैथमेटिक्स की जो है ना, आप याद कर लें कि इसमें फ़र्स्ट ईयर हो, चाहे इंटर की बुक में हो या मैट्रिक की बुक में हो, उसमें फिर अगले एग्जॉस्टिव सेट यहाँ पे आपके पास है कि एग्जॉस्टिव सेट क्या होते हैं। एग्जॉस्टिव सेट होता है, ठीक है, ये याद कर लें कि एग्जॉस्टिव सेट का मतलब ये होता है कि जब अगर ए और बी आपके पास हो, ए यूनियन बी, अगर ये करें तो यूनिवर्सल सेट आपके पास आए, तो फिर इसको कहते हैं कि ये एग्जॉस्टिव सेट है। इसका मतलब कि इनके ए और बी के साथ आपके पास यूनिवर्सल सेट भी होगा, मिला हुआ होगा। मिसाल ए लिख दिया है मैंने 1 2 3, और बी सेट मैंने यहाँ पे लिख दिया है 2 4, ठीक है। और फिर यूनिवर्सल मैंने यहाँ पे सेट लिख दिया है, वो आपके पास क्या है कि 1 2 3 4 5, ठीक है। तो देखें, अब ए यूनियन बी का मतलब होता है कि यूनियन में क्या करते हैं, दोनों सेटों को मिला देते हैं, तो वो यूनिवर्सल के बराबर आ रहे हैं। देखिए 1 2 3 4, इन दोनों को जब यूनियन करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा? ए यूनियन बी का आंसर जो है वो आप देख लें कि ये 1 2 3 4 आएगा। इसका मतलब कि ये यूनिवर्सल के बराबर नहीं है, तो ये आपका एग्जॉस्टिव सेट नहीं कहलाएगा, ये याद कर लें, ठीक है। तो जब ए यूनियन बी करें तो यूनिवर्सल के फिर बराबर आए, तो फिर हमारे पास ये एग्जॉस्टिव सेट कहलाएगा। एग्जॉस्टिव के बाद फिर हमारे पास इसमें लास्ट है वो जो यहाँ पे हमारे सेल्स, ठीक है। सेल्स किसको कहते हैं, ये भी एक है, इसमें सेट का टॉपिक है। तो सेल्स किसको कहते हैं, इसमें दो कंडीशन है। एक तो डिसजॉइंट की हम पढ़ के आए कि अगर ए इंटरसेक्शन बी करें तो खाली सेट आए, ठीक है। और फिर ए यूनियन बी करें तो फिर आपके पास क्या है? यूनिवर्सल सेट आए। ये आप याद कर लें, दो कंडीशंस। ए इंटरसेक्शन बी करें तो खाली, लेकिन ए यूनियन बी करें तो यूनिवर्सल सेट आए। अच्छा, जैसे मिसाल के तौर पे मैं इनका सेट यहाँ पे लिख देता हूँ। ए जो है 1 2 है, ठीक है, और बी सेट जो है वो 2 3 है, ठीक है। और यूनिवर्सल सेट यहाँ पे है आपके पास 1 2 3 4। तो सबसे पहले इसको देखेंगे कि इसमें ए इंटरसेक्शन बी करें तो खाली मिलता है। देखें, ए इंटरसेक्शन बी में एक जैसे एलिमेंट्स 2 हैं, इसका मतलब खाली नहीं है, तो ये सेल्स नहीं होगा, ठीक है। ये आप याद कर लें, ये इसको हम सेल्स नहीं कह सकते। मिसाल दूसरा मैं लिखता हूँ, ए में अगर आपके पास 1 2 हो, ठीक है, और बी सेट में यहाँ पे लिखता हूँ कि बी आपके पास सेट क्या है? 3 4 है, ठीक है। और यूनिवर्सल आपके पास क्या है? उसमें 1 2 3 4, ठीक है। तो फिर हम इसको देखेंगे कि जब ए इंटरसेक्शन बी करें तो खाली आ रहा है, ए यूनियन बी करें तो देखें 1 2 3 4 ये यूनिवर्सल आएगा, ठीक है। तो यहाँ तक हमने हमारा आज का जो टॉपिक था वो सेट था, ठीक है। तो सेट में से जितनी भी डेफिनेशंस थी हमने यहाँ पे क्लियर कर ली हैं। इंशाल्लाह अगली वीडियो के लिए आप इंतज़ार करें। अगली वीडियो में इंशाल्लाह हम जो है ना इसके ऑपरेशंस इसमें डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।